जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संकल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं जीतने की। डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महावीर की, एक ऐसे परमवीर योद्धा की जिसने करगिल युद्ध में अपनी वीरता का परचम लहराया और हाल ही में उसके नाम पर अंडमान के एक द्वीप का नाम रखा गया। बात करेंगे इस महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। देश ने हाल में ही 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। तीनों सेनाओं ने राजपथ पर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार खासतौर से तीनों सेनाओं में महिलाओं की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन भी और कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। तीनों सेनाओं में महिला अधिकारियों ने कर्तव्य पथ पर सेनाओं की बढ़ती ताकत को आत्मसात किया, उनके साथ आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया। परेड में खासतौर से अगर वायुसेना की परेड की कमान की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने 144 एयरमैन की टुकड़ी का नेतृत्व किया। इसी तरह से थल सेना की बात करें तो आकाश मिसाइल सिस्टम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने किया। इसके साथ ही आर्मी डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी ने किया। खासतौर से अगर हम देखें तो आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे सिस्टम की अगवानी एक महिला अधिकारी के तौर का करना, पहली बार ऐसा करना सेनाओं में महिलाओं की बढ़ती ताकत को दिखाता है। हाल में ही भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग से लेकर आर्टिलरी से लेकर अलग अलग सेगमेंट में महिलाओं को कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर प्रमोशन देने की बात कही। 100 से ज़्यादा महिलाओं को सेना की अलग अलग कमान में सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के रैंक का प्रमोशन दिया गया, जो महिलाओं की बढ़ती ताकत को दिखाता है। और इसी तरह से आर्मी डेयर डेविल्स टीम यानी कि जो खतरनाक स्टंट करतब दिखाते हैं, उस टीम में अभी तक की अगर हम बात करें पिछले सालों में तो अभी तक ज़्यादातर पुरुष अधिकारी ही होते हैं, पुरुष सैनिक शामिल होते हैं। लेकिन पहली बार लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी ने वो कारनामा कर दिखाया, डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व किया और कर्तव्य पथ पर करीब 1.5 घंटे की परेड के आखिर में जब डेयर डेविल्स टीम अपने खतरनाक स्टंट और करतब दिखाती है, उस टीम का में वो शामिल थी। और इसी तरह से नौसेना में भी महिला अधिकारी इस बार राजपथ पर कर्तव्य पथ पर टीम का नेतृत्व कर रही थी। तो इस तरह से पहली बार राजपथ से कर्तव्य पथ बनने के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं में महिलाओं की बढ़ती ताकत को दिखाया गया। तीनों सेनाओं से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर ही देश के 21 परमवीरों को एक अलग तरीके की श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान के 21 अलग अलग द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। 1947 के युद्ध में सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर सोमनाथ द्वीप किया गया। और इसी तरह से सबसे ताज़ा यानी कि करगिल युद्ध के परमवीर विजेता सूबेदार मेजर संजय सिंह और सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के नाम पर भी अंडमान के 2 द्वीपों का नाम किया गया। इसी तरह से 1947 से लेकर करगिल युद्ध तक के जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके नाम पर अलग अलग द्वीपों का नाम किया गया। चाहे बात हवलदार मेजर पीरू सिंह की हो, कैप्टन GS सलारिया की हो, लेफ्टिनेंट धन सिंह थापा की हो, बात सूबेदार जोगिंदर सिंह की हो, मेजर सैतान सिंह की हो, क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की बात की जाए जो 1965 के जंग की लड़ाई के हीरो रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की बात करें, लांस नायक एल्बर्ट इक्का की बात करें, मेजर होशियार सिंह की बात करें, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की बात करें, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट निर्मल सिंह शेखों की बात करें, नायब सूबेदार बाना सिंह की बात करें जिन्होंने सियाचिन जैसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का लोहा मनवाया। और इसी तरह से करगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और मेजर सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के नाम पर भी अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों का नाम किया गया। तो इस तरह से देश के इन परमवीर योद्धाओं के नाम पर अंडमान के 21 द्वीप समूहों का नाम किया गया, जो उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करने जैसा है। ये पहला मौका है जब इस तरह से परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किसी द्वीप का, किसी जगह का नाम किया गया हो। डिफेंस डायरी में बात एक ऐसे परमवीर की जिसके नाम पर हाल ही में अंडमान के एक द्वीप का नाम किया गया। हम बात कर रहे हैं करगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की, जिन्होंने करगिल युद्ध में अपनी वीरता से एक नया इतिहास लिखा और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मनोज पांडे की बात करें, उनका जन्म 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद
बचपन से ही उन्हें सेना में जाने का उनके अंदर जज्बा था। और एक रोचक कहानी जो उनके इस जज्बे को दिखाती है, जब वो एनडीए उनका सिलेक्शन हुआ उस दौरान उनका जो इंटरव्यू था, उनसे जब उस इंटरव्यू में पूछा गया कि वो सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि वो सेना ज्वाइन करके परमवीर चक्र विजेता बनना चाहते हैं। उनके इस जवाब को सुनकर पैनल में बैठे जो सैन्य अधिकारी थे वो सख्ते में थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या मालूम है कि परमवीर चक्र किस तरह से मिलता है, किन लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा हाँ, अभी तक ज़्यादातर हमारे ऐसे वीरों को मिलता है जो शहीद होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जीते जी परमवीर चक्र विजेता बनूँ। और ये बात कुछ ही सालों में सच साबित हुई, जब 1999 में करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला। गोरखा राइफल की पहली बटालियन में उन्हें कमीशन मिला था और उसके बाद वो करगिल युद्ध में उनकी तैनाती हुई। करगिल के दौरान लद्दाख के बटालिक सेक्टर में वो तैनात थे और उन्हें बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर पोस्ट पर दुश्मनों के कोई कब्जों को छुड़ाने की जिम्मेदारी थी। उस दौरान जोश से भरे हुए इस अधिकारी ने युद्ध के शुरुआती दिन थे, उस दौरान लगातार ऊंचे पहाड़ों से पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थी वो पाकिस्तानी सेना की मदद से भारी आर्टिलरी और बड़े हथियारों से गोलाबारी कर रहे थे। उस दौरान कैप्टन मनोज पांडे दुश्मन की गोलाबारी के बीच आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद उन्हें ये मालूम था कि जब तक वो बंकर के अंदर बैठे दुश्मन पर कब्जा नहीं कर लेते, उसे मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक उस पोस्ट पर कब्जा करना उनके लिए मुश्किल था। और इस तरह से वो अपनी राइफल और अपने हथगोलों की मदद से वो एक के बाद एक बंकर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और उन्होंने इस बीच घायल होने के बावजूद दुश्मन के कई बंकरों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। लेकिन इस दौरान वो खुद आमने सामने की लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठे होने की वजह से लगातार फायरिंग कर रहा था। और इस दौरान उनके हेलमेट पर भी गोली लग गई, उनके सिर पर भी गोली लगी। 2 से 3 गोलियां के ऊपर घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से मना किया, अपनी गोरखा टुकड़ी का वो नेतृत्व करते रहे। और सबसे खास बात, जब वो इस पोस्ट पर जुबार पोस्ट की तरफ निकले थे तो उन्होंने अपनी कंपनी के सैनिकों को ये भरोसा दिलाया था कि वो एक एक गोरखा सैनिक को वापस सही सलामत वापस लेकर आएंगे। और इसी धुन में वो लगातार आगे बढ़ते गए और इस तरह से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले इस पूरे इलाके में दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का काम किया। खालूबार हिल्स पर कब्जा किया। और ये करगिल युद्ध की अगर हम करगिल युद्ध को देखें तो ये एक ऐसा शुरुआती दिनों में भारतीय सेना का ऐसा जवाबी हमला था जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और जो घुसपैठिए थे, जो ऊंची चोटियों पर बैठे थे, उनके पांव उखड़ने शुरू हो गए, क्योंकि अभी तक लगातार भारतीय सेना को नुकसान हो रहा था, क्योंकि दुश्मन ऊंचे इलाकों में बैठकर जब भी सैन्य टुकड़ी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ती थी उसको सीधे निशाना बनाती थी। लेकिन पहली बार कैप्टन मनोज पांडे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जब दुश्मन के पांव उखड़ने शुरू हो गए और उन्होंने पूरे खालूबार हिल्स पर कब्जा करने का काम किया। उन्होंने दुश्मन को कई बंकरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे, उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया और दुश्मन ने चोटियों से पीछे भागना शुरू कर दिया। और इस तरह से कैप्टन मनोज पांडे ने अपने इंटरव्यू में जो बात कही थी कि उन्हें वो परमवीर चक्र विजेता बनना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो जीते जी परमवीर चक्र हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस भीषण लड़ाई में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उन्हें सेनाओं का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत उन्हें दिया गया। इस तरह से करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी वीरता का नया इतिहास लिखा, सैन्य इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने का काम किया। इस युवा अधिकारी ने करगिल युद्ध के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने का काम किया और दुश्मन को पीछे खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। डिफेंस डायरी के अंक में आज हमने बात परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की जिनके नाम पर हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर अंडमान के एक द्वीप का नाम रखा गया। आने वाले दिनों में बात करेंगे ऐसे ही और परमवीर और महावीर चक्र विजेताओं की। जय हिंद।